बॉलीवुड से पाकिस्तान और आईएसआई को निकाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि उनके पास कोई कहानी बचती नहीं है। बारामूला है। नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मकबूजा कश्मीर के पस मंजर में बनाई गई कोई फिल्म है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ये लिखारी जो है इस फिल्म के तीनों, वो आर्टिकल 370 हो गया, स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक है, उनका बैकग्राउंड कश्मीर के ऊपर ही है। अच्छा, इस फिल्म में एक और भी चीज है और वो है बुरहान वानी। दो पैरेलल स्टोरियां चला रहे हैं। एक में ये है कि जी कश्मीर की जो एक हुर्रियत पसंद है वो भर्ती कर रहे हैं छोटे बच्चों को, चाइल्ड सोल्जर्स को। साथ ही एक और स्टोरी चल रही है भूतों का साया। पहले जो उड़ी था या 370 फिल्म बनाई गई थी उसमें जो है हुर्रियत पसंदों को फौज डील कर रही थी, लेकिन अब फौज की बस की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो तहरीक है उसका मामला भूत ही डील कर रहे हैं इस फिल्म में। इंडस्ट्री भारत को कम्युनल वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है। ये एक इसका मंतकी नतीजा यही निकलना है कि पाकिस्तान का नाम डाल दें आप, आईएसआई का नाम डाल दें और इस किस्म के तारीखी हकायक को मस्क कर दें और आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर बॉलीवुड से पाकिस्तान और आईएसआई को निकाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि उनके पास कोई कहानी बचती नहीं है। ले दे के वो साउथ से कोई फिल्म मंगवाएंगे और उसको रीमेक बना दें। इसके अलावा मुझे कोई चारा नजर नहीं आता है कि वो बॉलीवुड कोई फिल्म बनाए और वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल भी हो। इस सिलसिले की एक नई फिल्म जो मैंने कल देखी है वो बारामूला है। नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मकबूजा कश्मीर के पस मंजर में बनाई गई कोई फिल्म है और इसमें डेफिनेटली यकीनी तौर पे हुर्रियत पसंदों को जालिम और उनको मिलान करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म के तीन लिखारी हैं। पहले आदित्य दहर, दूसरे आदित्य सुभाष जोमले और तीसरे मोनाल ठाकर। डायरेक्टर्स भी इसमें एक ही आदित्य सुभाष जोमले इसके हिदायतकार हैं, जबकि प्रोड्यूसर्स में इसमें आदित्य दहर और ज्योति देश पांडे हैं। ज्योति देश पांडे जियो सिनेमा की जो प्रेसिडेंट हैं वो। जियो सिनेमा के अलावा B62 या B62 स्टूडियोज जो है आदित्य दहर का स्टूडियो, इनमें ये फिल्म प्रोडक्शन के मरहले से गुजरी है। इन दो जगहों से ये प्रोडक्शन के मरहले से गुजरी है। अदिति दहर जो है वो इससे पहले आर्टिकल 370 लिख चुके हैं, उसको प्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा वो कर चुके हैं उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। दोनों फिल्में डेफिनेटली जो है वो कश्मीर के पस मंजर पे लिखी गई हैं। लिहाजा आदित्य दहर का ये आप समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ लें या उनकी आदत समझ लें या उन्होंने एक आसान तरीका ढूंढ लिया है जी फिल्म बनाकर उसे कमाने का, और वो यही है कि कश्मीर के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए, उसमें आईएसआई और पाकिस्तान को शामिल किया जाए, हुर्रियत पसंदों को मिलान किया जाए, उनकी तहरीक को बदनाम किया जाए और भारतीय अवाम को चूना लगाया जाए तारीख के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे, हकीकत के नाम पे, फैक्ट के नाम पे। इसके अलावा जो मजे की चीज ये है कि जो इसकी फिल्म के हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं आदित्य सुभाष जोमले, वो आर्टिकल 370 में उनके साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म के जो तीसरे लिखारी हैं मोनाल ठाकर, तो वो भी जो आर्टिकल 370 में इनके साथ रहे थे। लिहाजा इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ये लिखारी जो है इस फिल्म के तीनों, वो आर्टिकल 370 हो गया, स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक है, उनका बैकग्राउंड कश्मीर के ऊपर ही है और कहीं नहीं जाता। वो स्टोरी अपनी ताने बाने जो है वो कश्मीर के ऊपर ही बनाते हैं। इस फिल्म के मरकजी किरदार जिन्होंने अदा किया है वो मन्नाफ कौल है। डीएसपी रिदवान सैयद का रोल उन्होंने निभाया है इस फिल्म में। मन्नाफ कौल जो है वो बारामूला की पैदाइश है उनकी। इंटरेस्टिंग थिंग है ना। जबकि इस फिल्म में जो उनकी अहलिया का किरदार अदा किया है वो बादशाह सुम्बली ने अदा किया है। बादशाह सुम्बली जो है सुम्बल मकबूजा कश्मीर में पैदा हुई हैं और वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आप देखें कि इस फिल्म का जो ताना बाना है या किरदारों का, लिखारियों का, अदाकारों का, वो कहीं ना कहीं से कश्मीर के हवाले से जुड़ता है। अब हम बारामूला की कहानी के ऊपर आते हैं। बारामूला की कहानी शुरू होती है कि एक जादूगर है जो कि मैजिशियन है बेसिकली, और वो कहता है कि जी मैं गायब करके दिखाता हूँ इंसान को। वो उसके पास एक जो संदूक होता है और उसमें डेफिनेटली एक सीक्रेट हिडन एक चैम्बर भी होता है जिसमें वो बच्चा जाएगा और वो गायब हो जाएगा और सबसे वो दांत समेटेगा। लेकिन जब वो चैम्बर खुलता है तो उसमें कोई भी नहीं होता और वो फिर बच्चा के अगवा का मुकदमा उस पर बनता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है और वो एक कोई हाई प्रोफाइल बच्चा है
साबिक एमएलए का बेटा था जिसको अगवा किया गया। फिर इसी तरह एक के बाद एक बच्चे जो है वो अगवा होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि डीएसपी रिदवान सैयद की बेटी भी अगवा हो जाती है और फिर उसका एक वीडियो बयान भी आता है कि जिसमें वो कश्मीर की आज़ादी की बात कर रही है। अच्छा, इस फिल्म में एक और भी चीज़ है और वो है बुरहान वानी। बुरहान वानी के कैरेक्टर को जो है दबाने की कोशिश की गई है। सब जानते हैं कि कश्मीर की आज़ादी में जो रीसेंट वाक़यात हुए उनमें बुरहान वानी की जो शहादत है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों में और पाकिस्तान में भी। उसको फेड आउट करने की कोशिश की जा रही है या उसे टोन डाउन करने की कोशिश की जा रही है इन फिल्मों के जरिए कि जी बुरहान वानी के जरिए जो बुरहान वानी है वो दहशत का इस्तियारा बना के पेश किया जा रहा है। दो पैरेलल स्टोरियां चला रहे हैं। एक में ये है कि जी कश्मीर की जो एक हुर्रियत पसंद है वो भर्ती कर रहे हैं छोटे बच्चों को, चाइल्ड सोल्जर्स को, और उन्हें ट्रेन करेंगे बाद में और आज़ादी की जो जंग है उसमें डालेंगे। साथ ही एक और स्टोरी चल रही है जो कि डीएसपी रिदवान सैयद है, उसके घर जहां वो आके रह रहा है उसमें कोई आसेबों का साया, कोई भूतों का साया उसको लेके चल रहे हैं। उसको हॉरर टच देने की कोशिश की गई है और उसमें चलने की कोशिश की है। उनका जो बेटा आयान है वो एक बच्चे के साथ, भूत बच्चे के साथ खेलता भी है। एकदम से कहानी स्विच मारती है और वो ये कि जो जो भूत है, उस घर के भूत हैं, वो असल में उन बच्चों को अगवा कर रहे हैं या कहीं छुपा देते हैं हुर्रियत पसंदों से, ताकि उनकी जो फसल है वो काश्त न होने पाए। और वो फसल को छुपा लेते हैं क्योंकि उनको, वो कश्मीरी पंडित होते हैं और 1989 से 1991 तक जो एक कश्मीरी पंडितों को इनखला हुआ कश्मीर से, जो हालात पैदा हुए, उसके बाद उस कहानी को बेस बनाया गया और उसको कहा जी बेस ऑन ट्रू इवेंट, जो कि हर इनकी फिल्म में होता है बेस ऑन ट्रू इवेंट, वही चीज फिर आती है जी बेस ऑन ट्रू इवेंट। और वो कश्मीरी पंडितों को जो कत्ल किया गया उसमें ये रखा गया। और ये जो भूत हैं वो बेसिकली वो कश्मीरी पंडितों का एक खानदान था जिनको आके मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने कत्ल कर दिया बेरहमी से, बेदर्दी से। ये बात तब कब खुलती है? ये बात उस वक्त खुलती है फिल्म में जब जुनेद, जो कि आतंकवादियों का सरबराह है, वहां पे हैंडलर है या सरबराह है, वो अपने साथियों के साथ डीएसपी रिदवान सैयद के घर पे हमला कर देता है और फायरिंग शुरू कर देता है। तो इसी मौके को जो है वहां पर पहले से जो पंडित हैं मौके को गनीमत जानते हैं और वो कहते हैं कि अब हम अपने स्टोरी को डिस्क्लोज करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था और हम भूत बन के क्यों ये सारे काम करते फिर रहे हैं। फिर वो करके बताते हैं। अच्छा, दिलचस्प पहलू ये है कि 1 घंटा और 35 मिनट के ऊपर फिल्म के वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर साहब वहाँ पे हिंदू पंडित हैं उनके घर पे हमला हो रहा है और उनको मारा जा रहा है, और 1 घंटे और 43 मिनट पे ये स्टोरी चलती रहती है, यानी कि 8 मिनट तक ये सारी कहानी चल रही है। और इस 8 मिनट में जो हमला आवर जुनेद, जो हाल या प्रेजेंट में हमला आवर हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। उनको दिखाना तो चाहिए था ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जी आपने 8 मिनट, एक तो बहुत लंबा सीन, आपने ये 8 मिनट का सीन फ्लैशबैक कर दे दिया। थोड़ा सा छोटा करते तो हम समझ भी जाते कि ये होता। अब दहशतगर्दों को भूतों के साथ भिड़ा दिया गया। यानी पहले जो उड़ी था या 370 फिल्म बनाई गई थी उसमें जो है हुर्रियत पसंदों को फौज डील कर रही थी, लेकिन अब फौज की बस की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो तहरीक है उसका मामला भूत ही डील कर रहे हैं इस फिल्म में, क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं कर सके थे, कर पा रहे थे। और वही कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको बचा रहे हैं इनके हत्या चढ़ने से। उन्होंने ही बचाया। इस फिल्म में थोड़ा सा जो ये जो भूत का और ये एक मंजर ऐसा भी लगा जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का कोई वो जो उनका अपसाइड डाउन वर्ल्ड है या जो अदर वर्ल्ड है, वो उसका कोई मंजर जो है वो इंस्पिरेशन लेकर और उसको किया गया। मुमकिन ना हो लेकिन ऐसा लगा कि वो उसको भी रखा गया है इसमें। एक और चीज जो कि सबसे इसमें मुझे खतरनाक चीज लगती है, सबसे ज्यादा खतरनाक, देखिए बाकी तो चीजें एंटरटेनमेंट पर्पज से हो रही हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है वो है कश्मीरी पंडितों का जो कत्लेआम दिखाया गया, जो 1989 से 1991 तक चलता रहा। ये 3 साल तक का ये इनखला का सीन था और तकरीबन कोई 1 लाख के करीब पंडित जो है वो निकल के भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जाके पनाह पे लेते हैं। तो ये उनकी स्टोरी थी, उनकी मिजरी दिखाई गई थी। ये और बात है कि वहां जाके उनके हालात को अच्छे नहीं हुए थे, ना उनको एक्सेप्ट किया गया था। जो भारत के बाकी इलाकों में गए उनकी हालत बहुत ही खराब है वहां पे। अभी तक वो रो रहे हैं या अभी तक जो भी वहां पे गए वो नहीं जा सके वापस, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। वो यही समझ रहे हैं कि जी वहां ही इससे अच्छा तो हम वहीं पे थे। अच्छा, जो चीज मुझे खतरनाक लग रही है ना वो यही है, जैसे ताज स्टोरी है, उस
के ऊपर भी मैं एक अलग दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा उस फिल्म को ऊपर, क्योंकि अभी तक वो यहाँ कनाडा में रिलीज नहीं हुई तो मैं नहीं देख सका उसको। तो उसको देख के, लेकिन उसके रिएक्शन जो है वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो रिएक्शन है, जो सेंटिमेंट पैदा हो गया है भारत में, वो तो इसी को देख के वो सेंटिमेंट भी दोबारा भारत में पैदा हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री भारत को कम्युनल वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है, ये एक इसका मंतकी नतीजा यही निकलना है, इसके अलावा कोई नहीं निकल सकता। क्योंकि आप उन लोगों को जो कि आपके ऑडियंस है बेसिकली, उनको बता रहे हैं कि ये माजी में हुआ था और अब आपने ये करना है, इसका बदला यही है, ये बताया जा रहा है इस फिल्म में। इन सारी बात का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे स्टोरी बहुत वीक है और उस स्टोरी की जो ताने बाने हैं वो सुपर नेचुरल अगर फोर्स ना होती तो वो जुड़ते भी नहीं कभी भी, वो मोती में परोए ही नहीं जा सकते थे, वो फिल्म आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। इस फिल्म की कहानी के साथ तो मसला है, लेकिन इस फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है। और अगर वो सिनेमेटोग्राफी निकाल ली जाए तो इस फिल्म के कहानी में जो झोल है वो इतने बहुत ज्यादा नजर आ जाएंगे हमें। जो कलर कम्बिनेशन है, जो कलर टेम्परेचर रखा गया है, जो लाइटिंग रखी गई है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत दिलकश है। बाज मनाजिर बहुत अच्छे तरीके से शूट किए गए हैं, जैसे वो बच्चा जो यासिर है उसमें जो जिस तरीके से गायब हो जाता है दरख्त के अंदर, या वो बच्ची जो उसकी बेटी नूरी है डीएस की, वो जिस तरीके से गायब होती है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे नजर आई, जो सबसे अच्छा लगा, अगर वो डायरेक्टर ना कर रहा होता तो शायद फिल्म के लिए बड़ा मसला हो जाता, वो ये था कि जब डीएसपी रंधावा के घर पे हमला हो रहा होता है और वो पर्सन, और उससे पहले जो फ्लैशबैक में डॉक्टर जो हिंदू पंडित है उसको उस वक्त का जो हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुसलमान है वो गोली मारता है, वो दिखाया गया, वो जो ट्रांजिशन दिखाई गया वो बहुत जबरदस्त थी कि डीएसपी वो लेट के देख रहा है और उसकी तरफ वो कातिल मुसलमान जो कि जिसने अभी हिंदू पंडित को कत्ल किया है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और यकायक उसके सर के ऊपर हाथ आता है यहाँ पर, और वो हाथ उसका नहीं होता बल्कि जुनेद का होता है। जुनेद वही जो कि हुर्रियत पसंद है या कश्मीरी मुसलमान है जो दहशत गर्दी करना चाहता है, आतंक फैला रहा है, वो उस टीम का जो लीडर है वो। तो ये ट्रांजिशन जो है वो इतनी स्मूथ तरीके से दिखाई गई है कि उससे लगा कि जी हाँ, सिनेमेटोग्राफर जो है, जो आदित्य सुहास है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने फन को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म मुकम्मल तौर पे एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, या इसमें एंटरटेनमेंट इतनी नहीं है, बल्कि एक एजेंडा फिल्म है और उसको प्रमोट किया गया है। इसको बनाने के पीछे जो है मकसद यही था कि बॉक्स ऑफिस पे जो है पैसे पूरे किए जाएं किसी तरीके से, तो वो इसी तरीके से ही बॉलीवुड की फिल्म पूरे कर पा रही है। आजकल के पाकिस्तान का नाम डाल दें, आप आईएसआई का नाम डाल दें और इस किस्म के तारीखी हकायक को मस्क कर दें और आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग अनफॉर्चुनेटली इस बात पे यकीन करते हैं, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है वो सब रहने दें, जो फिल्म में बताया जा रहा है वही सच है, वही ठीक है। बस सादिज्म के प्लेटफॉर्म को याद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगे रहें। इंशाल्लाह हम जल्दी किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ पेश होंगे। खुदा हाफिज।